नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस प्रश्न को लगाइएगा। एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोरजो और पायरेनीज, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। एटलस की अगर हम बात करें तो एटलस के लिए आपका 1, 2, 3, 4 में से सही क्या होगा? तो एटलस मोरक्को, ठीक है। ए का 4th होगा आपका। ए का 4th कहां दिया गया है? 2 ऑप्शन में दिए गए हैं। दूसरा देखते हैं किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया, बी का 3rd, ठीक है। चिम्बोरजो की बात करेंगे हम तो ये इक्वाडोर, सी का 2nd, और पायरेनीज कहां पर है? फ्रांस, स्पेन में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। पायरेनीज की बात करेंगे तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच एक पर्वत श्रृंखला है। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो गया ए। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए यहां पर कुछ और हम देखते हैं, जैसे जो कॉन्टिनेंट है उन कॉन्टिनेंट्स में जो हाईएस्ट पीक है उनको हम एक बार देखते हैं। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है? कीबो है। एशिया की आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जब हम बात करेंगे अंटार्कटिका की तो माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो माउंट कोसिक्यूस्को। यूरोप की बात करेंगे माउंट एल्ब्रुस। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे देनाली, और साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो एकांकागुआ। तो याद रखिएगा ये पीक भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है क्लास। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा, कालीबंगन, फिर उसके बाद लोथल और रोपड़। तो आपको बताना है क्या सही उत्तर है। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे है बताइए? रावी नदी के किनारे है, तो ए का 3rd हो जाएगा। ए का 3rd 2 जगह दिया गया है। कालीबंगा की बात करेंगे तो ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। बी का 2nd यहाँ पे दिया गया है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ की बात करेंगे तो सतलज नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है ए। देखिए क्लास मैं आपको उत्तर दे देती हूँ, अगर आप चाहें तो जैसे ही प्रश्न आए तो उस समय अपने वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न पढ़ के फिर अपना उत्तर देने के बाद मेरे उत्तर से अपने उत्तर को मिलाया करिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टेस्ट को लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास समय कम रहता है तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूं कम समय में, और क्लास बहुत लंबी ना खींचे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा कम समय देती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो ठीक है, जैसे जैसे परीक्षा आपके पास आएगी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा बढ़ाएंगे। अभी आज के क्लास में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनके साथ हम करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो बताइए, यहाँ पर आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अहमद शाह अब्दाली दिया है, मोहम्मद शाह दिया है, जहांगीर दिया है और बहादुर शाह द्वितीय दिया है। तो ये तो एक आसान प्रश्न है। क्यों आसान प्रश्न है मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, जहांगीर मिलेगा। तो तीसरे को जब आप यहाँ ढूंढेंगे तो तीसरा आपको सी ऑप्शन में ही दिख गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद मोहम्मद शाह है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली है और चौथे नंबर पे आपका बहादुर शाह द्वितीय है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय को हम जफर का कहते हैं ना, बहादुर शाह जफर भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका अगर हम देखेंगे कब का समय है तो 1837 से 1857 का समय है। तो देख लीजिए 1857 के रिवॉल्ट के पहले कौन है, ये बहादुर शाह जफर हैं आपके। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा क्लास, अहमद शाह अब्दाली की जब भी हम बात करते हैं तो अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में थे, ये पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो आपकी परीक्षा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है पानीपत का युद्ध। तो इसको एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको। पानीपत के जो 3 प्रमुख युद्ध हैं, जो प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच में हुआ था, वो बाबर एवं अब्राहम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें की जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। कब हुआ था ये युद्ध, 1526 में, ठीक है। फिर इसके 30 साल बाद अगर हम देखेंगे तो 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ बताइए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। फिर जब हम अगला पानीपत देखेंगे, थर्ड पानीपत, तो ये आपका 1761 में हुआ था। और ये 1761 में मराठा सदाशिव राव भाऊ बनाम अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें की जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। तो पानीपत के युद्ध को एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। यहाँ पर जितने भी आपको दिए गए झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, ये सब कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपकी मेंस में भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था उसमें यूपी का क्या सिग्निफिकेंस था, क्या योगदान था। अगर इस तरीके का प्रश्न आपके मेंस में बनता है तो वहां पर आप लखनऊ, झांसी, कानपुर, फैजाबाद सबके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, झांसी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है झांसी से कौन रिलेटेड थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो ए का 4th हो जाएगा। ए का 4th आपका 2 जगह दिया गया है। लखनऊ की बात हम करेंगे तो लखनऊ में आपकी बेगम हजरत महल थी, ठीक है। तो बी का 3rd यहाँ पर आपको दिया है। हम तुरंत आंसर पे आ जाएंगे, हमारा आंसर ए है। लेकिन हम और ऑप्शंस को भी देखेंगे। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में अजीमुल्लाह खान हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे आपका फैजाबाद में तो वहां पर आपके मौलवी अहमद शाह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्लाह खान थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 5वां प्रश्न, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। 1 मैन बाउंड्री किसने कहा था फोर्स गांधी जी को, चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने। तो बताइए। तो यहाँ पर गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंटबेटन ने, ठीक है। याद रखिएगा माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बताइए ज्वाइंट सेशन की जब हम बात करेंगे संयुक्त बैठक की तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले क्लास आपको पता होना चाहिए 2 आर्टिकल,
यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक आर्टिकल है आपका 108। 108 आर्टिकल में क्या कहा गया है? ज्वाइंट सेशन के बारे में बोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन के बारे में 108 आर्टिकल में बोला गया है, संयुक्त बैठक के बारे में। और संयुक्त बैठक के बारे में जब 118 में बोला गया है तो उसमें क्या बोला गया है? जो भी संयुक्त बैठक होगी संसद के दोनों सदनों की, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपका आर्टिकल 108 के चौथे क्लॉज में बोला गया है। ठीक है क्लास, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा कि किस आर्टिकल में ये बोला गया है ज्वाइंट सेशन के बारे में कि अगर कोई भी डेडलॉक होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, और ज्वाइंट सिटिंग को ज्वाइंट सेशन के बारे में 108 में बोला गया है। और अगर आपसे बोला जाएगा कि किसमें ये बोला गया है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो वो 118 में बोला गया है। तो यहाँ पर आपका क्या सही उत्तर है? डी। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर हो गया क्लास? यहाँ पर एक बार व्याख्या पढ़ दे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के चौथे क्लॉज के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 का थर्ड के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। ठीक है, अगर बाई चांस जो लोकसभा का स्पीकर है वो आपका एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो उपाध्यक्ष है वो पीठासीन होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, और यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। ये चीज क्लियर है ना क्लास? तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले याद रखिएगा 108 में हमने क्या आपसे कहा है? ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, संयुक्त बैठक के बारे में बोला गया है। संयुक्त बैठक कब होगी? जब किसी बिल को लेकर डेडलॉक की कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग होगी। 118 में क्या बोला गया है? जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा, याद रखिएगा। और अगर स्पीकर नहीं होगा तो कौन करेगा बताइए? तो उसमें बोला गया है जो उपाध्यक्ष है वो करेगा। ठीक है, फिर अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है आपका, याद रखिएगा क्लास, उपाध्यक्ष करेगा, या उपाध्यक्ष भी नहीं है लोकसभा का तो कौन करेगा? राज्यसभा का जो उपसभापति है वो करेगा। और अगर उपसभापति भी नहीं है राज्यसभा का तो एक ऐसा व्यक्ति करेगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, जो सदस्य तय करेंगे कि ये डिसाइड करे तो वो करेगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताइए, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस क्या है? 65, 60, 62 या फिर 58? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है, बताइए वो कितनी है आपकी? वो है 62। याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो आपकी 62 है। अगला हम देखते हैं 8th प्रश्न को। किस देश ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो किसने रखा है? डेनमार्क ने, जर्मनी ने, जापान ने, न्यूजीलैंड ने। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है जापान ने। ठीक है, याद रखिएगा, जो सी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। एक तरफ दीवाने अर्ज दिया है, दीवाने रिसालत दिया है, दीवाने इंशा दिया है, दीवाने वजारत दिया है। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस भी किया है। जब हम दीवाने अर्ज की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपके सेना से रिलेटेड है। ठीक है, सेना से संबंधित है ये। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4th हो जाएगा। ठीक है, ए का 4। तो यहाँ पे ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिया है। हम और देखते हैं, दीवाने रिसालत देखेंगे तो दीवाने रिसालत जो है वो किससे रिलेटेड है? धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। बी का 1st हो जाएगा। फिर उसके बाद दीवाने इंसा की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, और दीवाने वजारत की बात करेंगे तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्तीय मामलों से संबंधित है। तो उत्तर आपका डी होगा। ठीक है क्लास, इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को।
अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो बताइए किसमें विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल 369 में, आर्टिकल 370 में, 371 में कि 371A में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। ये भी हमने डिस्कस किया है पहले के टेस्ट में आपके। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है आर्टिकल 371 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका सही उत्तर है। देखिए, जब हम आर्टिकल 371 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 371A, फिर B, फिर C, D, E, F, G, H, I, J तक है ना। मैंने आपको बताया था नमाज मग करके आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा ट्रिक है तो आप उससे याद करिए। ठीक है, नमाज मग करके। यहाँ पर जब हम 371 की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं बी की, यहाँ पे ए से स्टार्ट करिए, 371A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N, फिर बी के लिए क्या हो जाएगा A, नमाज लिख रही हूं मैं। सी के लिए क्या हो जाएगा बताइए M, फिर D और E के लिए क्या हो जाएगा बताइए A हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका है। फिर F के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा, G के लिए क्या हो जाएगा M हो जाएगा, U के लिए क्या हो जाएगा H हो जाएगा और यहाँ पे G हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए A जो है वो नागालैंड के लिए है। 371A किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर 371B किससे रिलेटेड है? असम से रिलेटेड है। 371C किससे रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है। फिर D और E किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला D और E दो है। ठीक है, फिर F की बात करेंगे तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। फिर H की बात करेंगे तो ये मिजोरम से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद मग में A, इसलिए मग होगा A। ठीक है, ऐसे मग। फिर यहाँ पे जब हम बात करेंगे I की तो ये किससे रिलेटेड है क्लास? आपका I जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश से। और ये जो G है वो किससे रिलेटेड है? गोवा से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो J बचा वो आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। तो नमाज मग के अगर आप याद आपको हो गया तो आप 371 में कौन कौन से जो आपके आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड है, किन स्टेट से, वो आपको याद रह सकता है। तो ये याद रख लीजिएगा, नमाज, ठीक है, फिर मग के, नमाज मग के। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो बताइए किसका? यहाँ पर आपको लाइपेज दिया है, यूरिया दिया है, श्लेष्मा दिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। तो आपको पता है जो यकृत है, लिवर है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, और मानव शरीर का ये एक महत्वपूर्ण पाचन अंग है ना। इसकी कुछ जो मुख्य क्रिया है, जैसे हम बात करते हैं बाइल जूस का उत्पादन करता है ये, पता है ना, बाइल जूस का उत्पादन कौन करता है? लिवर करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है, यहाँ पर आपका लिवर का और क्या काम है बताइए? यूरिया। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। बाइल जूस का उत्पादन करना, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करना, ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन करना तथा जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना, ये किसका काम है? ये लिवर का काम है। तो 11th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समानाकार नहीं है? तो किडनी का कौन सा आपका नॉर्मल फंक्शन नहीं है बताइए? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना या फिर कई हार्मोनों का श्रावण करना।
तत्रावण करना। बताइए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा ABCD में से। सबसे पहले हम अगर इंसुलिन की बात करें, यहाँ पर जो दिया गया है आपको, रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, तो वो कौन करता है? इंसुलिन से होता है ना। हम लोग कहते नहीं है जो डायबिटीज के पेशेंट है जिनका की शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दो। डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए क्यों हम बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसी वजह से शुगर लेवल बहुत ज्यादा बॉडी में बन गया है। तो अब प्रश्न ये बनता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है, ये एक हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के में आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जो कि बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ह्यूमन किडनी का कोई भी काम नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन द ब्लड, ये आपका इसका कार्य है किडनी का। फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिया भी पता है, लोग कहते हैं किडनी खराब हो गई, डायलिसिस करना पड़ेगा, ये सब क्या है? सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, ये भी है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड जो है वो ह्यूमन किडनी का काम नहीं है, वो इंसुलिन के थ्रू होता है। और इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियाज में, अग्नाशय में। अगला हम देखते हैं 13। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जनसंख्या से, या फिर साक्षरता से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ABCD में से यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी। हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। यहाँ पर मैं आपके लिए व्याख्या पढ़ देती हूँ। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय GDP की वृद्धि दर जो है वो 3.5% के आसपास बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार हिंदू रेट का, ठीक है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का यूज किसने किया था? तो वो प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था, 1981 में किया था। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है ये चीज, हिंदू रेट किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछ ले कि इस टर्म का सबसे पहली बार यूज किसने किया था, तो आप प्रोफेसर राजकृष्ण का नाम याद रखेंगे। 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते समय इन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया था। अगला हम देखते हैं 40। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? सस्टेनेबल ग्रोथ किसका प्राइमरी गोल था, ये पूछा गया। 9th का, 10th का, 11th का या फिर 12th का? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्लास। तो ये आपका जो सही उत्तर है वो है डी। अगर हम 12th प्लानिंग कमीशन के जो शीर्षक था उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, याद रखिएगा। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो था वो 12वें पंचवर्षीय योजना का शीर्षक था। और इसका कार्यकाल क्या था अगर हम देखेंगे तो 2012 से 17। चलिए अगला हम देखते हैं 15th प्रश्न। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। द एवरेज कैलोरीज इनटेक पर पर्सन पर डे below which a person is considered below the poverty line in urban areas as determined by the Indian Planning Commission, वो कितना था बताइए। यहाँ पे कितनी कैलोरी आपका किया गया था अर्बन के लिए और आपको रूरल के लिए, दोनों के लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा अर्बन के लिए अगर हम शहरी क्षेत्रों में के लिए देखें तो प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन थी।
ठीक है। और अगर हम देखेंगे रूरल के लिए तो ये 2400 कैलोरी प्रतिदिन थी, ठीक है। इससे कम कैलोरी का इंटेक जो कर रहा है वो गरीबी रेखा के नीचे था, ये चीज याद रखिएगा। मतलब क्यों गरीबी रेखा के नीचे था, इसका मतलब क्या कि मतलब उस आदमी को जितने भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन उसको नहीं मिल रहा है, और अगर किसी आदमी को भोजन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो गरीब है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर कैलोरीज पता चल गई ना, 2100 आपके अर्बन के लिए थी और 2400 रूरल के लिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 16वां प्रश्न। एक तरफ आपको उपकरण दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्रयोग दिया गया है। चलिए बताइए। पाइडोमीटर, फिर ओडोमीटर, रेडियोमीटर और फिर सेलिनोमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? पाइटोमीटर की अगर हम बात करें तो ये किस लिए यूज होता है, बताइए। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? उच्च तापमान को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइटोमीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। फाइटोमीटर का, पाइरोमीटर का अगर हम बात करें तो ये आपका हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर इसको फाइटोमीटर, पाइरोमीटर करिए। वैसे यहां पर इसको क्या करेंगे क्लास, इसको पाइरोमीटर करिए, पाइरोमीटर, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा, पीडोमीटर मत करिएगा। पीडोमीटर जो होता है वो आपका किस लिए प्रयोग किया जाता है अगर हम देखेंगे पीडोमीटर का, तो ये आपके हिप के मूवमेंट के लिए कि आप कितना चल रहे हो, डिस्टेंस वॉक कर रहे हो कितना, उसके लिए पीडोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? यहां पर जो टर्म लिखा था आपका पीडोमीटर, अगर हम देखें तो पीडोमीटर का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, वो कितने स्टेप आप चल रहे हो उसको काउंट करने के लिए। जो आपकी डिजिटल वॉच होती है उसमें आप देखेंगे पीडोमीटर होता है। तो यहाँ पे पीडोमीटर मत करिएगा, यहाँ पे पाइरोमीटर करिएगा। जब हम पाइरोमीटर की बात करते हैं क्लास, तो पाइरोमीटर जो है वो एक हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर को। तो यहां पर जब हम हिंदी में अगर इसको देखेंगे पाइरोमीटर को, तो ये आपका कैसे लिखा है, यहाँ पे पाइरोमीटर, फाइटोमीटर मत करिए, पाइरोमीटर करिए, पाइरोमीटर, ठीक है। पाइरोमीटर जो है वो उच्च तापमान मापन उपकरण है। तो एक आपका थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड एक जगह दिया गया है। फिर ओडोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी का फर्स्ट दिया है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया गया है, सड़क यात्रा मतलब कितना ट्रेवल किया गया, उसको हम ओडोमीटर द्वारा तय करते हैं। तो बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सही है। रेडियोमीटर की बात हम करेंगे तो रेडियोमीटर का आपका क्या होगा, विकिरण युक्त ऊर्जा मापक यंत्र है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रेडिएंट एनर्जी, सही है। सेलिनोमीटर की बात करेंगे तो ये विलयन की लवणता मापक है, मतलब सेलिनिटी को मेजर करता है, ये सही। तो यहाँ पर बी आपका सही होगा। जो चीज एक गलत था वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पाइरोमीटर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम पाइरोमीटर की बात करते हैं तो पाइरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर इज पाइरोमीटर, ठीक है। क्लियर, आपने इसको सही भी कर लिया होगा, तो बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे इसको पाइरोमीटर करेगा, पाइटोमीटर नहीं, पाइरोमीटर। चलिए अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न को। 17 प्रश्न को जरा देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनसंख्या वृद्धि की बात की गई है। 1971 से 81, 1981 से 91, 1991 से 2001, ठीक है, और 2001 से मतलब 2001 से 2011। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोला गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, जब हम 1971 से 1981 की बात करते हैं तो 24.66 था, 1981 से 91 की बात करेंगे 23.87 था, ठीक है। 2001 से 2011 की बात करेंगे तो 17.64 था, लेकिन 1991 से 2001 में जो था वो आपका 21.54 था, ठीक है।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। देखिए जो डिकेडल ग्रोथ है ना क्लास, वो समय के साथ घटती भी गई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे 1971 से 81 24.66 था, फिर इसके बाद आपका डिकेडल ग्रोथ घटा 23.87 हुआ। तो अब आपको यही कॉमन सेंस लगाना था कि 1991 से 2001 में डिकेडल ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, घटी ही होगी। इसका मतलब गलत होने के चांसेस कौन से हैं, सी वाले। क्लास में जरूरी नहीं आपको सारे आंसर आए, टेस्ट में क्लास में आपको बोलूं जरूरी नहीं कि सारे आंसर आए। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया था इसमें सबको सारा नंबर रटा हो, पॉसिबल ही नहीं, कोई भी नहीं रटेगा। मैं भी आपसे नहीं कहूंगी कि 1971 से 81 में कितना डिकेडल ग्रोथ था वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रह सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस का यूज करते तो आपके दिमाग में ये होता है कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो आपका घटता गया, हर डिकेड में घटता गया। तो यहाँ पर 1971 से 81 में अगर 24.66 था तो यहाँ पर 23 हुआ। ठीक है, इसका मतलब अब 23 से भी कम होना चाहिए, लेकिन 1991 से 2001 में बढ़ा दिया। इसका मतलब कि यही आपका गलत है। ये चीज समझ में आ गया ना, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। 18 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर देखी गई थी? तो बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो बताइए आपका ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर अगर हम देखेंगे 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर जो थी वो बिहार में देखी गई थी। ठीक है, जो कि कितनी थी, 14.8%। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए है। गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पर 8% था, यहाँ पर राजस्थान में 5.7% और उत्तर प्रदेश में 11.4%। ठीक है, साक्षरता वृद्धि दर की बात यहाँ पर की गई थी। चलिए अगला हम देखते हैं, अच्छा प्रश्न था। 19वां प्रश्न देखिए, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, खासुल खान, ठीक है, एसुगई या फिर तेमुचिन या फिर उगदी? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर तेमुचिन जो था वो चंगेज खान का मूल नाम था। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट अयस्क है किसका? बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अच्छा क्लास, मैंने देखा है अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बॉक्साइट की बात करेंगे तो अभी आपको क्लियर हो गया, बॉक्साइट किसका ओर है? ये आपका एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रास और ब्रॉन्ज पूछता है, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आप याद रखिएगा, ब्रास और ब्रॉन्ज में दोनों में कॉपर होता है, लेकिन ये एलॉय होता है किसका? जब हम बात करते हैं ब्रास का, तो ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, और ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये एलॉय होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई? परीक्षा में ये चीज कई बार पूछता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बॉक्साइट, ब्रास और ब्रोंज में। तो ये याद रखिएगा, बॉक्साइट तो आपका अयस्क है एल्यूमिनियम का, लेकिन जब हम ब्रास और ब्रोंज की बात करते हैं तो ये एलॉय है कॉपर का। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास, यहाँ पर एक तरफ आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिया गया है। तो बताइए, नोकरेक, मानस, दिहांग दिबांग, अगस्त मलाई। तो नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक देखिए, यहाँ पे जब मेघालय का एम लिखते हो तो आपको कितनी नोक मिलती है? दो नोक मिलती है ना एम में। तो नोकरेक कहाँ पर है? नोकरेक मेघालय में है। ए का थर्ड आपका एक ही जगह दिया गया। और देखते हैं मानस की बात करेंगे तो मानस जो है वो आपका असम में है। ठीक है, तो बी का सेकंड। दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर हो गया? बताइए, अरुणाचल। दिहांग दिबांग जो है वो आपका कहां पर हो गया? सी का, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अगस्त मलाई की बात करेंगे तो केरल हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी। अगर आपको यही पता था कि मानस आपका असम में है, या फिर आपको ये पता था कि नोकरेक जो है मेघालय में है, तब भी आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर पता था तो आराम से हल हो सकता था। ठीक है, अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न।
एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खास श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो बताइए, यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फूड चेन की बात की गई है। आप लोगों को तो फूड चेन एकदम अच्छे से पता होगा। सबसे पहले क्या होता है फूड, मतलब इसमें फूड चेन में आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, प्लांट्स होता है, ग्रासेस होती है, मतलब जो भी आपके पादप हैं जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, ग्रासेस हो गई। तो यहाँ पर देखिए घास सबसे पहले कहाँ दी गई है, ए बी में दी गई है। घास को कौन खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। तो यही आपकी फूड चेन हो गई। 22वें का ए आपका सही उत्तर है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के लिए विचार का समर्थक नहीं था? यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग के आइडिया को किसने सपोर्ट नहीं किया था, ये पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या फिर अब्दुल कलाम आजाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था और चौधरी चरण सिंह जी का विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकती है, अतः इन्होंने भारत में सहकारी कृषि का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, चौधरी चरण सिंह। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या? कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या फिर खनन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करें, इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या होगा बताइए। तो यहां पर आपका एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त होता है वो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। 27 देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर बुंदेली। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और आपको पता है, जब भी हम अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इनको हम कव्वाली, तराना आदि रागों के आविष्कारक के रूप में भी देखते हैं। तबला एवं सितार वाद्य यंत्रों के आविष्कार का भी श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन को चुनना है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल की स्थायी कठोरता दूर होती है। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। तो ऑक्सीजन को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। बताइए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल की स्थायी कठोरता दूर कर दी जाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है, आप सभी को पता है। वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, सही है। और जब हम ठोस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात नहीं करते, डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर आपका कौन सा गलत है? डी आपका गलत है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 29। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बताइए, स्पुतनिक जो है वो किसका है? भारत का, सोवियत यूनियन का, यूएसए का या फिर चीन का? अपोलो 2 की बात करेंगे, रोहिणी की बात करेंगे। रोहिणी तो आप सभी को पता चल गया होगा नाम से ही, भारत का। तो सी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया, वेरी गुड। ए का सेकंड है। स्पुतनिक की बात करेंगे तो सोवियत यूनियन का, ठीक है। अपोलो की बात करेंगे तो यूएसए का। और
तियान लियान की बात करेंगे तो चाइना का। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी का फोर्थ। ए का क्या हो गया? सेकंड हो गया। बी का क्या हो गया? थर्ड हो गया ना। सी का फर्स्ट हो गया और डी का फोर्थ हो गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है क्लास, बी आपका सही उत्तर है। अपोलो आपका यूएसए का हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 30 प्रश्न को। क्वांटम कंप्यूटर के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन देखिए यहां पर, क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने, अनुसंधान, सूचना प्रसंस्करण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किया जाता है। ये कंप्यूटर क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इनमें गणना हेतु चिपों के स्थान पर परमाणु का प्रयोग किया जाता है। और चौथा दिया गया है, क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर में संगणन के लिए क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर हम वर्तमान समय में देखें तो जटिल गणितीय समस्याओं के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो आपकी कॉम्प्लेक्स हैं, उसके लिए हम क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। फर्स्ट आपको 2 जगह दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। करेक्ट पूछा गया ना, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये आपका क्वाड यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, क्वाड यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें गणना हेतु चिपों के स्थान पर परमाणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखेंगे जो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं, पारंपरिक कंप्यूटर, उसमें संगणना हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें बाइनरी अंकों का प्रयोग किया जाता है ना। और यहां पर अगर हम देखें, आपका क्वांटम कंप्यूटर में संगठन के लिए क्यूबिट्स का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जितने स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सब बिल्कुल सही है क्लास। अगला हम देखते हैं 31 प्रश्न। अच्छा, यहां पे आपको आंसर्स गलत दिए गए हैं, इस पे आंसर्स पे मत जाइएगा। जो मैं आंसर आपको बता रही हूं वो आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, फिर दूसरा आपको दिया गया सोमेश्वर वन जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वेदांतगल झील पक्षी विहार, फिर रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, डी का फर्स्ट होगा। डी का फर्स्ट हम देखते हैं कहां दिया गया है, यहां पर दिया गया है डी का फर्स्ट। ठीक है, फिर बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो ए का सेकंड यहां दिया गया है। सोमेश्वर वनजीव अभ्यारण्य की हम बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, बी का थर्ड हो गया। और वेदांतगल झील पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए को सही करिएगा, यहां पर आपका गलत दिया हुआ है ये सी, इसको ए करिए। ठीक है, 32 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं, बताइए मिलते हैं ना। CFC ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन धान की खेती में कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड वृक्ष कटाव में दिया गया है। तो क्लास ध्यान में रखिएगा, जब भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर एसी में से निकलती है, ये बिल्कुल सही है आपका। मीथेन गैस की बात करेंगे तो मीथेन गैस हमें धान की खेत से मिलती है, ये भी सही है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो थर्मल पावर स्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सही है। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल भी। फिर अगर हम यहां देखेंगे कि वृक्ष के कटाव के कारण, तो वृक्ष के कटाव के फलस्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो वृक्ष है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण में वो क्या करती? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्लास? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ेगा, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड।
तो डी आपका सही उत्तर है, इसको सही करिएगा, यहाँ पर डी है। जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूं उसको करेक्ट मानिएगा, यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं वो आपके गलत है। ठीक है, 33rd प्रश्न को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, जकार्ता में हुआ था, जेनेवा में हुआ था या काहिरा में हुआ था? तो ए बी सी डी में से आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो आपका सही उत्तर जो है वो है आपका, बताइए क्लास, 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ था। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए है। अगला हम देखेंगे 34। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो जल्दी से बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 74.01, 69.72, 67.7 या फिर 77.3? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 67.7 साक्षरता दर है। ठीक है, अगर हम पुरुष साक्षरता दर देखेंगे तो वो 17.73 है, मेल लिटरेसी, और अगर हम फीमेल लिटरेसी देखेंगे तो वो 57.2% है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? 67.7%। याद रखिएगा, ये जो 77.3 है वो मेल लिटरेसी है उत्तर प्रदेश की, और फीमेल लिटरेसी 57.2% है। अगला देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, डाचिंगाम दिया है, पापीकोंडा दिया है, सरिस्का दिया है, बांदीपुर दिया है। तो जल्दी से देखिए, बांदीपुर की बात करेंगे, बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। डाचिंगम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा कहाँ पर है? पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ए का सेकंड कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया है। बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है क्लास, बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, अब हम लोग जा रहे हैं करंट अफेयर डिस्कस करने, जो कि आप लोग बार बार कहते हैं कि मैम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज करा दिया करें। तो चलिए करंट अफेयर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया है, 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक से आयोग घोषित कर दिया गया? इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर मीराबाई चानू। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है विनेश फोगाट। ठीक है, इनका वेट का जो इश्यू था, खाली 100 ग्राम वेट इनका ज्यादा दिखने के कारण इनको आयोग घोषित कर दिया गया। चलिए अगला हम देखते हैं, 7 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बताइए किसे चुना गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन दिए गए हैं, वेंकट रमन दिए गए हैं, सॉरी, भगवान दास दिए गए, एम विश्वेश्वरैया दिए गए हैं और जी पद्मनाभन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? विज्ञान रत्न से किसे मिला है विज्ञान रत्न? बताइए जल्दी से क्लास। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ABCD में से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका है डी। ठीक है, याद रखिएगा, आपका सही उत्तर डी है। अगला हम देखते हैं, तो इनका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो गोविंद राजन पद्मनाभन। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग पढ़िए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पासंग लाहमू सिरिप्पा के नाम पर लाहमू रखा गया है? तो चीन, भारत, नेपाल या फिर वियतनाम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है ABCD में से सी है। ठीक है, नेपाल। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन किया है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आपका? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरल। तो ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो है कर्नाटक। अगला देखते हैं, 3 अगस्त 2024 को जनपद स्थित
हथकरघा घाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? तो बताइए, एक पखवाड़े तक चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है? हुनर, विरासत, नई रोशनी या फिर उस्ताद? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है बताइए? वो है विरासत। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो चिकित्सा, विमानन, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कृषि? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? विमानन। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किसे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो जल्दी से बता दीजिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने हाल ही में किसे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है एबीसीडी में से सी। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। अगला देखते हैं हम, हाल ही में भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है बताइए? खेल में, शिक्षा में, व्यापार में या फिर विज्ञान में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है एबीसीडी में से वो है ए, खेल। अगला देखते हैं क्लास, 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया? महिला शक्ति फाउंडेशन, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, महिला सुरक्षा फाउंडेशन या फिर साइबर पीस फाउंडेशन? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया है। डी आपका सही उत्तर है। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा की घोषणा की है? तो बताइए, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन? आपको लगता है चीन होगा कि नहीं? जापान, दक्षिण कोरिया, यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? यहाँ पर सही उत्तर सी है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज हमने कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, बताइएगा आपके टेस्ट में कितने प्रश्न सही हुए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे के टेस्ट में हम लोग बढ़ाएंगे, और जो भी वॉइस में दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आज के क्लास में आपको वॉइस का इश्यू नहीं आना चाहिए। चलिए, तो आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूंगी, अपने पे भरोसा रखिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। ठीक है, रोज पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। पूरे उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, परीक्षा में अपीयर होइए, क्योंकि आपकी 2 मुख्य परीक्षाएं अभी बाकी हैं इस साल की, तो उसमें अच्छे से अपीयर होइए, सिलेक्शन जरूर होगा। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करती हूँ। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास।